आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ आपकी तालीम और आपकी तरबियत और आपके कॉन्फिडेंस का पता देती हैं। आप इंग्लिश आराम से बोल लेते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट आप इंग्लिश में अच्छे प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, आप अच्छे इडियम्स यूज़ करते हैं, आप मॉडर्न प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, तो डैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर इन ए प्रोफेशनल और इन ए पर्सनल सेटअप। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हम वक्तन फ़क्तन जब भी थोड़ा टाइम मिलता है आपके लिए एडवांस्ड इंग्लिश इडियम्स लेके आते रहेंगे, सो दैट यू कैन यूज़ देम व्हेनेवर यू वांट एंड रिफ्लेक्ट योर एबिलिटीज़ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। फ़र्ज़ करें कि आप एक डॉक्टर हैं, तो जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, मरीज़ आपके पास आते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से अपनी कैफियत को बयान करते हैं। एक बंदा आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब सिर दर्द करता है पिया। एक बंदा है, वो आके कहता है सर कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है। फिर कोई और बंदा वो आता है, वो कहता है कि उनके आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो बेसिकली सब कहना तो ये चाह रहे हैं कि दे आर नॉट फीलिंग वेल, वो थोड़े बीमार हैं, वो थोड़े सिक हैं। तो ये बयान करने के लिए कि मैं बीमार हूँ या मुझे प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश में जब इसको एक अच्छे तरीके से, एक पोलाइट तरीके से, एक क्या आप उसको कहेंगे, प्रोवर्ब्स के तौर पे आप कहना चाहेंगे या इडियम्स में यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे आई एम अंडर दी वेदर। अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि वेदर चेंज हो रहा है और सारे बंदे बीमार पड़ रहे हैं। इन जनरल आप इसको बोल सकते हैं कि आई एम अंडर दी वेदर। तो इंग्लैंड में तो आपको पता है हर वक्त बारिश होती रहती है और हर बंदे के पास छतरी, अम्ब्रेला होती है। तो उधर अगर आपको कोई कहता है कि जी आई एम अंडर दी वेदर, तो आपने ये नहीं समझना बाय मिस्टेक कि ये तो बंदे को छतरी चाहिए या बंदा भीगा हुआ है, बट दिस एक्चुअली मीन्स in a very fine English that I am feeling sick or I am ill or I am sick, मैं बीमार हूँ। थैंक यू। एडवांस्ड और फाइन इंग्लिश में जब आपको कहना होता है कि भाई मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको लेके आगे चलें। माँ बाप ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बच्चों को पढ़ा के, अब बच्चों की जिम्मेदारी है के दैट। जब ये बात करनी हो तो इंग्लिश वाले कहते हैं द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ। अब जो बॉल है, अब जो चीज़ जिसके साथ तुम खेल सकते हो या जिसके साथ तुम अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते हो, दैट इज़ इन योर हैंड नाउ, दैट इज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ। अब जैसे ऑफ कोर्स एग्जांपल्स इज़ ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड, और हम खान साहब के अलावा एग्जांपल्स देना पसंद भी नहीं करते, कि जैसे खान साहब हैज़ डन हिज ड्यूटी, ही हैज़ गिवन नॉलेज, ही हैज़ गिवन all the information to the public. Now it is up to awam, it is up to public to use this information that the system is naked and vote for the right candidate. And now that means the ball is in public's court to choose the best candidate for the country. And of course we would suggest that if you choose the right candidate, it has to be a PTI candidate, so that we can defeat this corrupt system. So the ball is in your court now means इसका मतलब ये है कि अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे आगे अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको मैंने पास दे दिया है, अब इस बॉल से गोल करते हैं या इस बॉल को जाने देते हैं या इस बॉल को कोई दूसरा खिलाड़ी आपसे छीन लेता है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडियम है, बहुत ज़बरदस्त। इसके लिटरल मीनिंग भी हैं और काफ़ी मिलते जुलते हैं वो इसके इडियोमेटिक मीनिंग से भी, इसके जो फ्रेजल मीनिंग है उससे भी मिलते जुलते हैं। स्पिल द बीन्स मतलब आप बीन्स का एक टोकरा लेके जा रहे हैं एंड सम हाउ यू ड्रॉप दोज बीन्स, तो सबको पता चल गया, वो पूरे रूम में बिखर गए, वो पूरे इलाके में बिखर गए कि आप क्या लेके जा रहे थे बर्तन में। इसका उर्दू में भी अगर आप देखना चाहें तो हांडी बीच चौराहे में फूटना। अब ये जो लंदन प्लान बना था, इसके बारे में अगर हम ये कहना चाहेंगे, और ये नॉर्मली होता फ्राम एन इनसाइडर ही है, जो उस तरकीब का, जो उस प्लान का हिस्सा होता है या जो आंधी पका रहा होता है, जिसने ये तरकीब बनाई होती है, उन्हीं में से ही कोई बाहर आके कह देता है कि भाईजान ये तो प्लान ऐसे था और ये तो वैसे था। जैसे
अब देखेंगे पीपल्स पार्टी वाले भी आके कह रहे हैं कि जी ये तो ऐसा हुआ था, ये तो वैसा हुआ था, ये तो एग्री नहीं हुआ था, ये वजारत तो हमने लेनी थी, ये तो उन्होंने लेनी नहीं थी, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो हमारा बनता है। तो वो सम हाउ दे आर स्पिलिंग द बीन्स, वो बीन्स को ऐसे खिला रहे हैं, लोगों को बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक्चुअली ये एक मुआहदा हुआ था। और इसी तरह का एक मुआहदा लंदन में भी हुआ है, जिसके बारे में खान साहब काफ़ी अरसे से कह रहे हैं। और जर्नलिस्ट, बहुत सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, दे हैव ऑलरेडी स्पिल्ड द बीन्स इन पब्लिक, दे हैव यू नो brought this they have brought this agreement, they plan to install Nawaz Sharif as a prime minister of Pakistan for the 4th time. But as I said earlier, this is in public's court now, how to stop this and how to fail this plan. तो spill the beans, एक दफ़ा फिर राज को अफशा करना, राज खोल देना, किसी का जो सीक्रेट है उसको सामने लेके आ जाना। आपको खान साहब की और करंट पॉलिटिकल सिनारियो की एग्जांपल्स देने के दो मकासद हैं, एक नहीं है। एक तो डेफिनेटली यही है कि हम खान साहब से प्यार करते हैं और अपनी हर किस्म की जो लैंग्वेज है, हर किस्म की जो कन्वर्सेशन है, किसी ना किसी तरफ से उनका ज़िक्र लेके हम आ ही जाते हैं। एक तो ये मतलब है कि खान साहब का जिक्र किए बिना गुजारा नहीं होता। दूसरा मतलब ये है कि इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको याद रहे कि आप क्या सीख रहे हैं। जैसे यही देख ले, सिटिंग ऑन द फेंस। आप फेंस को आप जानते ही हैं, फेंस एक बाड़ होती है जिसके इस तरफ एक चीज़ होती है और दूसरी तरफ एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, इस तरफ किसी और की ज़मीन है, इस तरफ किसी और की ज़मीन है, दरमियान में फेंस है, एंड यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। दैट मीन्स ना आप इस तरफ हैं ना आप उस तरफ हैं, आप अनडिसाइडेड हो कि आप इधर जाएं उधर जाएं। यू हैव नॉट मेड अप योर माइंड येट। आपने अपना जो है ना अभी फैसला नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पूछते हैं जाके उनसे कि जी आप किसको वोट देंगे, तो बहुत सारे लोग ये अभी भी कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो देखेंगे। तो दैट मीन्स दे आर स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस। वो उन्होंने फैसला ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं है अभी कि हमने किस तरफ जाना है, किसको वोट देना और क्या करना है। गो मगो की कैफियत में होना, उर्दू में भी काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, गो मगो की कैफियत में होना। आई एम नॉट श्योर कि क्या करना है, किधर जाना है। मैंने फ़िज़िक्स पढ़नी है, मैंने बायोलॉजी पढ़नी है, या मैंने मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग करनी है। सो आई एम स्टिल अनडिसाइडेड। दो दिला हूँ मैं, मुझे मतलब अभी कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, इट्स नॉट क्लियर। दुराहे पे खड़ा हूँ मैं। उर्दू में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप इसको एक सेंटेंस में यूज़ करें, और सेंटेंस ऐसा हो कि जैसे नो पाकिस्तानी कैन अफोर्ड टू सिट ऑन द फेंस when it comes to cast his or her vote for Pakistan. Everybody has to take side. टेक साइड का मतलब होता है कि डिसाइड करो इस साइड पे जाना है, किस साइड पे जाना है। ये ना कहो कि सब एक जैसे ही हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। ये सच नहीं है कि सब एक जैसे हैं। आपको डिसाइड करना है तो आप जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं तो आपको एक साइड लेनी है। टेक साइड्स एंड ऑफ कोर्स वही एज्यूम, वही प्रपोज और हम सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छी साइड लें और खान साहब को वोट दें और बल्ले पे मोहर लगाएं। थैंक यू। बहुत मज़ेदार इडियम है ये। जब बात वफ़ा पे आती है ना तो हर चीज़ खूबसूरत होती है। वफ़ा एक ऐसा एक्ट है इस दुनिया में जिसकी बुनियाद पर रिश्ते बनते और टूटते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब ये है कि वफ़ादार रहना हालात जैसे भी हों, हालात अच्छे हों तो भी वफ़ादार रहना, हालात बुरे हों तो भी वफ़ादार रहना, दुख में हों या खुशी में हों, हर हाल में वफ़ादार रहना। आई विल बी लॉयल टू यू नो मैटर वाट। आई विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन। हालात जैसे भी हों मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इस फ्रेज़ को बयान करते हुए या समझाते हुए या समझते हुए एक ही बंदे की फ़ोटो मेरे दिमाग में घूमती है और वो है उमर चीमा, साबिक गवर्नर पीटीआई का उमर चीमा। बंदे के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं किए इन लोगों ने, लेकिन वो डटा हुआ है। वो अपने कायद के साथ, अपने हान के साथ डटा हुआ है। मिसाल कायम कर दी है उसने वफा की। ही इज़ विद हान थ्रू थिक एंड थिन। ही वाज विद हान व्हेन ही वाज गवर्नर and now he is with Han when he is in jail and he is being tortured with so many different ways. So this means he
Umar Chima is with Han through thick and thin. Umar Chima is standing with Imran Khan through thick and thin and proved to be one of the bravest soldiers of Imran's army, unlike Fawad and Hatak. तो वफा कीजिए किसी भी काम के साथ, कुछ भी आप कर रहे हो उसके साथ वफा कीजिए। थैंक यू।